नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। इंसाफ की लड़ाई के लिए इंसान कभी कभी ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ जाता है जहां उनके लिए मुसीबत के नए दरवाजे खुल जाते हैं, सब्र का बांध टूट जाता है, तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं जो उसके रास्ते की नई रुकावट बन जाती हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर 38 दिनों से धरना दे रहे पहलवानों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। ये पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं, लेकिन 28 मई की तारीख को इन पहलवानों ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे इनके सामने नई मुश्किल पैदा हो गई। दरअसल 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ थी, लेकिन इन पहलवानों ने नई संसद के बाहर महिला महापंचायत करने की कोशिश की। पुलिस के मना करने के बावजूद ये अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए और नतीजा ये हुआ कि अब इन पहलवानों पर ही गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। दिल्ली पुलिस ने साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों पर बलवा जैसे मुकदमे दर्ज कर दिए हैं, लेकिन ये खिलाड़ी अभी भी अपनी जिद नहीं छोड़ना चाहते हैं। खिलाड़ियों ने साफ कहा है कि वो इंसाफ लेकर रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ इन खिलाड़ियों को विपक्षी दलों का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने खिलाड़ियों के समर्थन में ट्वीट किया, जबकि आज अखिलेश यादव और मायावती ने भी इस मामले में अपनी खामोशी तोड़ी। आज बात तो चुभेगी में मैं इन पहलवानों के प्रदर्शन की एक बात आपको बताऊंगा, साथ ही यह भी बताऊंगा कि दिल्ली पुलिस ने पहलवानों पर जो मुकदमा दर्ज किया है उसे खिलाड़ियों के साथ कैसी मुश्किल पैदा हो सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। कल जैसे ही खिलाड़ियों और पुलिस की झड़प की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लोगों का गुस्सा बढ़ गया। जो खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाते हैं उनकी ऐसी तस्वीरें कई खिलाड़ियों को चुभ गई और कई लोगों को भी चुभी। यही वजह वही खिलाड़ी हैं जिन्हें मेडल लाने के बाद लोग अपने कंधों पर बिठा लेते हैं, लेकिन कल की तस्वीर बिल्कुल अलग थी। इन तस्वीरों पर सियासत भी जमकर हो रही है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठा रही है। हमारी सुनवाई तो वैसे भी नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती जो है घसीट करके हमें बस में डाल दिया, उसमें हमें खरोचे भी आए। ये देश की बेटियां जो न्याय मांग रही हैं उनके साथ ये ऐसा व्यवहार कर रहे हैं और आज लोकतंत्र का तो उद्घाटन कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं देश में। हमारे लोग अंदर नहीं आने दिए जा रहे, हमें जेल में डाल दिया गया है। ब्रजभूषण तो पार्लियामेंट में बैठा है और हम यहाँ जेल में बैठे हैं। खिलाड़ियों के दंगल पर फिर गरमाया माहौल। घसीटे गए पहलवान, सियासत हुई बलवान। इतिहास साक्षी रहेगा कि कैसे एक प्रधानमंत्री अपने आप को सम्राट समझकर अपनी प्रजा को 5 किलो अनाज बांटकर सत्ता के अहंकार में इतना चूर्ण है कि जिस दिन नई संसद का उद्घाटन होता है उस दिन वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारी देश की बेटियों का चीरहरण होता है और सम्राट ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी। ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ विपक्षी दलों का हल्ला बोल। तानाशाह इस कदर सत्ता के अहंकार में चूर्ण है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिल्ली को छावनी बना दिया गया, उन लड़कियों को सिर्फ घसीटकर मारा ही नहीं गया, डिटेन किया गया, उनका सामान फेंक दिया गया। 1 महीने से न्याय की गुहार कर रही है और न्याय के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की चुप्पी और ये जो आज बर्बरता हुई है ये नजर आ रही है। आंदोलन पर मायावती के सवाल, बेटियों का क्यों हुआ बुरा हाल। भाजपा सरकार पर अखिलेश का महिला वोट वाला निशाना। उन्होंने ओलंपिक में पदक लिए थे, उनको उठा के आपने जेल में दिया, उनके तंबू उखाड़ के फेंक दिए।
ये राजतंत्र नहीं हुआ करता था। जो बेटियों का साथ देने की बात करते थे, बेटियों के सम्मान की बात करते थे, आपने देख लिया क्या सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये केवल दिखावटी नारे थे भारतीय जनता पार्टी के, और दिखावटी नारे इसलिए थे कि उन्हें वोट चाहिए था। वोट मिल गया, उसके बाद अपमानित करेंगे। किसान नेता बने सहारा, बड़ा आंदोलन होगा दोबारा। ये मुद्दा जहाँ भी किसान संगठन और खाप पंचायतों की मीटिंग होगी, ये मुद्दा पूरे देश में रहेगा। देश सरकार ये है कि अपने लोगों को सरकार फायदा देती है। इससे पहले भी रिपोर्ट दर्ज हुई तो लोग गिरफ्तार हुए, मुकदमा लगने के बाद में भी गिरफ्तारियां नहीं। खिलाड़ियों वाले सवाल पर ब्रजभूषण हो गए खामोश। किसी चीज पे सरकार के 9 साल क्या करने वाले हैं पहलवान, बहुत जल्द होगा ऐलान। खिलाड़ियों के कंधे पर राजनीति की बंदूक। इन पहलवानों को लेकर देश के विचार दो अलग अलग हिस्सों में बटे हुए हैं। कोई इन खिलाड़ियों के समर्थन में है तो कोई विरोध में। कई खिलाड़ी भी इन पहलवानों के समर्थन में आगे आए हैं, लेकिन सवाल सियासत का है जो इन मुद्दों पर लगातार तल्ख हो रही है। मायावती ने जहां केंद्र सरकार से इस मामले में कदम बढ़ाने की मांग की, तो अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर महिला वोट वाला निशाना साधते हुए भाजपा के पुराने नारों की याद दिलवाई। वहीं भाजपा के नेताओं का तर्क है कि अगर दंगा करने की कोशिश की जाएगी तो पुलिस किसी को भी नहीं छोड़ेगी। 28 मई को दिल्ली की सड़कों पर कुश्ती खिलाड़ियों के साथ जो कुछ भी हुआ, उसे हर कोई अपने अपने नजरिए से देख रहा है। लेकिन इन चुभने वाली तस्वीरों को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। देश के लिए मेडल लाने वाले खिलाड़ियों पर मायावती ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और ट्वीट किया, लिखा, विश्व कुश्ती में भारत का नाम रोशन करके गौरवपूर्ण स्थान पाने वाली भारतीय बेटियां कुश्ती फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख पर शोषण के गंभीर आरोपों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन करने को मजबूर हैं। इन बेटियों को न्याय दिलाने के लिए केंद्र सरकार को जरूर आगे आना चाहिए। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुश्ती पहलवान 23 अप्रैल से धरने पर बैठे थे। यौन शोषण के आरोप पर ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, लेकिन जब नए संसद भवन में ब्रजभूषण शरण सिंह के शामिल होने की तस्वीरें सामने आईं, तो ये बात कई लोगों को चुभ गई। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट किया, ये डरावना है, जिसको पकड़कर जेल में डालना था वो आजाद घूम रहा है। जिनके सम्मान की रक्षा करनी थी उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीटा जा रहा है। हमने हिटलर के राज के बारे में सुना था, लेकिन अब मोदी जी के शासन में उसे ही साक्षात देख रहे हैं। एक अपराधी को बचाने के लिए किस हद तक गिरेगी मोदी सरकार, शर्म करो। खिलाड़ियों के प्रदर्शन और ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अभी तक चुप थे, लेकिन जैसे ही पहलवानों को सड़क पर घसीटे जाने की तस्वीर सामने आई तो उन्होंने भी ट्वीट कर भाजपा सरकार पर हमला बोल दिया। अखिलेश यादव ने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने खिलाड़ियों को घसीटे जाने वाला वीडियो अपलोड किया और लिखा, सच्चे खिलाड़ियों का अपमान भाजपा की नकारात्मक राजनीति का खेल है। देश नारी का ये अपमान नहीं भूलेगा। अखिलेश यादव ने एक दूसरे ट्वीट में कहा, इस घटना ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के महिला सम्मान एवं सुरक्षा के सभी नारे खोखले हैं तथा वो केवल महिलाओं के वोट हड़पने के लिए थे। भाजपा का नारा एक्सपोज हुआ ना इस बात पे। जो बेटियों का साथ देने की बात करते थे, बेटियों के सम्मान की बात करते थे, आपने देख लिया क्या सम्मान किया भारतीय जनता पार्टी ने। ये केवल दिखावटी नारे थे भारतीय जनता पार्टी के, और दिखावटी नारे इसलिए थे कि उन्हें वोट चाहिए था। वोट मिल गया, उसके बाद अपमानित करेंगे आप। उनके इस आंदोलन को कुचल दिया गया, प्रजातंत्र की रूह को बर्बाद कर दिया गया। आपने पहले भी देखा कि किसानों के साथ क्या हुआ था, लेकिन क्योंकि किसान डटे रहे
तो जिस चीज़ को पहले सही बता रहे थे कि किसान बिल और किसान कानून जो हैं वो किसानों के हित में है, बाद में ये कह के हटा दिया कि अब ये हित में नहीं रहे, ये किसानों को नुकसान देने वाले हैं। तो इनकी मर्जी है, कुछ भी कह देंगे। तो पहलवानों वाला विषय वो मामला न्यायालय में है और न्यायालय प्रक्रिया में सबको विश्वास है, हम लोगों को विश्वास रखना चाहिए और जो भी निर्णय होगा उसी आधार पर सरकार आगे बढ़ेगी। एक तरफ जहां सियासी दल खिलाड़ियों के समर्थन में उतर आए हैं, तो वहीं किसान संगठनों ने भी मोर्चा खोल रखा है। 28 मई को ही हरियाणा और यूपी से कई किसान संगठन दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन राजधानी की सीमाओं पर उन्हें रोक दिया गया। राकेश टिकैत ने पहलवानों को घसीटे जाने पर चुभने वाले सवाल उठाए हैं। सब जगह लोग जो वहां पर जा रहे थे उनको रोका गया, उनकी गिरफ्तारियां हुई और रात तक वे लोग फिर 12 बजे तक वे लोग छोड़ते हैं। पुलिस का गलत रवैया रहा, जो पहलवान वहां पर धरने पर थे उनके साथ में। खिलाड़ियों के आरोपों पर देश भर में दंगल छिड़ा है और इसके केंद्र बिंदु में हैं भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कैसरगंज से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। खिलाड़ियों का तर्क है कि जब पॉक्सो एक्ट जैसे मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही। इसके उलट ब्रजभूषण सिंह नई संसद के उद्घाटन समारोह में भी दिखाई दिए, जिसे लेकर कई सवाल उठे। इस भारी बवाल के बाद सोमवार को ब्रजभूषण शरण सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर प्रेस कॉन्फ्रेंस टाल दी और लखनऊ एयरपोर्ट पर जब इस विवाद पर सवाल हुआ तो बिना जवाब दिए ही चले गए। किसी चीज पे सरकार के 9 साल इसी पे ही ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले को लेकर भाजपा सरकार विरोधियों के निशाने पर है और पहलवानों पर जिस तरह से एक्शन हुआ उसके बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया है। हालांकि भाजपा के नेता खिलाड़ियों के प्रदर्शन को दंगे से जोड़ रहे हैं। पहलवानों की कार्रवाई के बारे में आपको पता है क्या चल रहा है, पूरी जांच हो गई, सब कुछ हो गई, उसके बाद भी अगर राजनीतिक तौर पर लोग बाग बैठते हैं, कानून और व्यवस्था बनाने वाले हैं, उनको कार्रवाई करनी पड़ती है। दूसरे बाहर के लोग अगर वहां पर आकर दंगा करेंगे तो पुलिस अपने आप उसके लिए कार्रवाई करेगी। आरोप लगाया जा रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में ढिलाई बरती जा रही है, क्योंकि अगर किसी और पर अब तक ऐसे मुकदमे दर्ज हुए होते तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो जाती। वहीं एक सवाल आंदोलन के भविष्य को लेकर भी है, क्या ये आंदोलन अब आगे चल पाएगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। ये पहलवान पहले भी जंतर मंतर पर धरना दे चुके हैं, लेकिन तब बातचीत के बाद सुलह का रास्ता निकल गया था। हालांकि अब ऐसी स्थिति दिखाई नहीं दी, क्योंकि 38 दिन धरना देने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई बड़ा फैसला नहीं किया गया। जनवरी के महीने में जब इन खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया था तब आरोपों की जांच के लिए कमेटी का गठन हुआ था, लेकिन 3 महीने बाद खिलाड़ी दोबारा प्रदर्शन के रास्ते पर लौट आए और अब 28 मई को जो कुछ हुआ उसके बाद इन खिलाड़ियों के आंदोलन के भविष्य पर भी सवाल खड़े हो गए। जिस जंतर मंतर पर खिलाड़ी पिछले 23 अप्रैल से धरना दे रहे थे, वहां से उनके टेंट हटा दिए गए। अब सवाल यह है कि क्या संसद भवन की तरफ कूच करने की कोशिश इस आंदोलन के खत्म होने की एक वजह बन गई है। आंदोलन के भविष्य के सवाल पर साक्षी मलिक ने कहा कि वो अपने हक के लिए सड़क पर इसी तरह लड़ती रहेंगी। पूरा देश ने इस चीज़ को देख लिया है कि भाई एक तरफ जहाँ नए संसद का जो देख एक मैसेज दिया जा रहा था, जहाँ इतने बड़े बड़े जो कानून संविधान बनते हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ही मीटर दूर कानून की हत्या, संविधान की हत्या, एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने का काम हमारे साथ किया गया, जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। हम बस शांतिपूर्वक चलना चाह रहे थे और कुछ ही दूर भी चल के हम बैठ भी गए थे, लेकिन हमारे को बैठते ही जो आप लोगों ने कल फोटोज़ देखे कि आप हमें आगे नहीं जाने दे रहे, तो हम यहीं बैठ के अपना जो है वो कर लेंगे, लेकिन वहाँ से भी उठा के हमारे को जो है ठूस दिया गया। रविवार को जंतर मंतर और संसद भवन के बीच जो कुछ हुआ उसने इस आंदोलन को एक नई दिशा दे दी है, क्योंकि सवाल अब दोनों तरफ से है
वहीं दिल्ली पुलिस ने खिलाड़ियों पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इसे लेकर भी खिलाड़ियों में गुस्सा है। इसका दुर्भाग्य है जो एक आरोपी नए संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, लोकतंत्र भवन का उद्घाटन हो रहा है और एक आरोपी उसमें बैठा है, तो ये देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए हमारे ऊपर तो कर ही देती है, ब्रजभूषण पे एफआईआर करने में 7 दिन लगा दिए, खिलाड़ियों के 7 घंटे भी नहीं लगाए, तो ये तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए तो मेडल मिलना चाहिए। खिलाड़ियों की इन तस्वीरों को लेकर सियासत गरमाई हुई। राहुल गांधी ने खिलाड़ियों को घसीटे जाने के वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, राज्याभिषेक पूरा हुआ, अहंकारी राजा सड़कों पर कुचल रहा जनता की आवाज। खिलाड़ियों की ये तस्वीर अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, खिलाड़ियों की छाती पर लगे मेडल हमारे देश की शान होते हैं। उन मेडलों से, खिलाड़ियों की मेहनत से देश का मान बढ़ता है। भाजपा सरकार का अहंकार इतना बढ़ गया है कि सरकार हमारी महिला खिलाड़ियों की आवाज को निर्ममता के साथ बूटों तले रौंद रही है। ये एकदम गलत है। पूरा देश सरकार के अहंकार और इस अन्याय को देख रहा है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, गीता फोगाट, बजरंग पुनिया जनवरी में आए थे। सरकार ने विश्वास दिया कि न्याय होगा, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, तुरंत एफआईआर के आदेश दिल्ली पुलिस को दिए और तब जाकर 7 दिन के बाद एफआईआर होती है। आज वही साक्षी मलिक कल सड़कों पर दिल्ली पुलिस द्वारा घसीटी गई दंगे के तहत, दंगे के आरोपों में उन पर एफआईआर 7 घंटे नहीं लगे, एफआईआर हो गई किसी सुप्रीम, और आज उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी छीन लिया गया। खिलाड़ियों की मांग है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार किया जाए। वहीं ब्रजभूषण का कहना है कि वो नार्को टेस्ट के लिए भी तैयार है। इस विवाद के बाद ब्रजभूषण ने भले कुछ न कहा, लेकिन इससे पहले वो लगातार अपनी बात रखते आए हैं। मैंने कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। मैं कहना चाहता हूं कि अब मैं क्या करूं। मैं जांच के लिए तैयार, मैं नार्को के लिए तैयार। मैंने किसी कमेटी पर कोई सवाल नहीं उठाए। इनके स्टैंड लगातार बदलते जा रहे हैं और मुझे न्यायालय पर भरोसा है, दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों की ये लड़ाई कोई नई नहीं है। इससे पहले भी 18 जनवरी को खिलाड़ियों ने धरना दिया था। हालांकि खेल मंत्रालय के दखल के बाद पहलवानों ने धरना खत्म कर दिया था, लेकिन अब तकरार ऐसी शुरू हुई है कि मामला खत्म होता हुआ कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कल जब जंतर मंतर और संसद भवन के बीच में खिलाड़ियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई, तब पुलिस ने इन खिलाड़ियों पर मुकदमा भी दर्ज किया। पुलिस ने बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक सहित कई खिलाड़ियों पर केस दर्ज किया। कल पुलिस ने 700 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया था, जिन्हें शाम को छोड़ दिया गया। अब आपको बताते हैं कि इन खिलाड़ियों पर किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। जी हां, धारा 186 सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, 3 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना इस धारा के तहत है। धारा 188 सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का आरोप, 1 महीने की जेल या 200 रुपए के जुर्माना या फिर दोनों भी हो सकते हैं अगर ये आरोप साबित होते हैं। धारा 147 बलवा करने का आरोप, 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 149 बलवा करने वाले का साथी 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों। धारा 332 सरकारी कर्मचारी को डराने धमकाने का आरोप, 3 साल की सजा या जुर्माने का दोनों प्रावधान है। धारा 353 सरकारी कर्मचारी पर जानबूझकर हमला करने का आरोप, 2 साल की सजा या जुर्माना या फिर दोनों। पीडीपीपी एक्ट की धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप, 5 साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान इस एक्ट में है। खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर पुलिस ने क्या कहा वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहलवानों पर पुलिस का जवाब, सभी को शांतिपूर्ण तरीके से डिटेन किया गया। पुलिस की शर्तों को पहलवानों ने नहीं माना। जब जंतर मंतर पर धरना नहीं देने दिया जाएगा, जंतर मंतर के अलावा कहीं और परमिशन मांगेंगे तो देखा जाएगा। पहलवानों ने जब भी समय मांगा उन्हें समय दिया गया। नई संसद के उद्घाटन पर ऐसा प्रदर्शन स्वीकार्य नहीं था। पहलवानों ने
बहुत तमाशा किया, तभी हिरासत में लिया गया। जंतर मंतर की जगह को पुलिस ने पूरी तरह खाली कराया, पूरे इलाके में धारा 144 लागू की। बात करते हैं यूपी की सियासत की। आज एक बार फिर भाजपा और सपा के बीच चुनावी टक्कर हुई। विधान परिषद की खाली हुई 2 सीटों पर मतदान हुआ और जब शाम को नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी को फिर से नया झटका लगा। हालांकि अखिलेश यादव ने इस चुनाव से एक बार फिर दलित पिछड़ा वाला संदेश देने की कोशिश की, लेकिन कई मोर्चों पर उनकी परेशानी बढ़ गई, क्योंकि राजा भैया की पार्टी हो या फिर ओम प्रकाश राजभर के विधायक, सभी ने भाजपा को वोट दिया। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी विधान परिषद की जिस हारी हुई बाजी को जीतने के इरादे से उतरी थी, उसमें वो भले नाकाम साबित हुई, लेकिन इस चुनाव से उसने अपने दलित पिछड़े वाले एजेंडे को और रफ्तार दे दी है। वैसे तो विधान परिषद की दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी आंकड़ों के हिसाब से पहले ही हारी हुई थी, लेकिन फिर भी अपने एजेंडे के तहत अखिलेश ने इस चुनाव में एक दलित और एक पिछड़े प्रत्याशी को उतारकर पुराने संदेश को नए माहौल में ढाल दिया। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कारण भाजपा में खलबली मची है। दलितों पिछड़ों के हक छीने जा रहे हैं। आरक्षण को भाजपा सरकार खत्म करना चाहती है। निजीकरण को इसलिए बढ़ावा दिया जा रहा है। सामाजिक न्याय को लागू करने के लिए जातीय जनगणना कराया जाना जरूरी है। संविधान में जो अधिकार मिलते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी लगातार उन अधिकारों को नहीं छीन रही है? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। आप नौकरियां छीन रहे हैं, अवसर छीन रहे हैं, रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो आखिरकार ये समाज जाए कहाँ? और फिर सबसे ज़्यादा आप डंका पीटते हैं इस बात का कि पिछड़े और दलितों के लिए हम काम कर रहे हैं। आप क्या काम कर रहे हो? आप उनका हक छीन रहे हो। संविधान में जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से आप दूर रखना चाहते हो उन्हें। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में अब तक पिछड़े और मुसलमान ही नजर आते थे, लेकिन अखिलेश यादव के नेतृत्व में अब समाजवादी पार्टी की कोशिश दलित वोटरों को भी साथ जोड़ने की है, जिसकी तस्वीर विधानसभा चुनाव से लगातार दिखाई दे रही है। और ये बात भी सही है कि पार्टी के अधिकतर नेता इसी समाज से ताल्लुक रखते हैं। आज नंबर नहीं है, पर इसका ये मतलब थोड़ी नहीं है कि आगे नहीं होंगे। डेफिनेटली आगे हमारे नंबर्स होंगे और इसी की लड़ाई चल रही है। हर व्यक्ति को अपना सम्मान पाने की, चाहे वो किसी भी जात का हो, बिरादरी का हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, वो अपने सम्मान की लड़ाई को लड़ रहा है। और समाजवादी पार्टी जो आपका सबसे नीचे का व्यक्ति है, उसको उसका सम्मान दिलाने की लड़ाई में। एक तरफ अखिलेश दलित पिछड़े वाले मोर्चे पर बढ़ने की कोशिश में है, तो विरोधी अखिलेश को बार बार उनकी नीतियों पर घेरते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार है, परंतु विधान परिषद उपचुनाव में सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी से सवाल है कि वो बताएं कि अति पिछड़े वर्ग और अनुसूचित वर्ग के प्रत्याशियों को जिताने के लिए जरूरी संख्या बल नहीं, फिर भी लड़ाने का क्या उद्देश्य? #सियासत अथवा साजिश। मैंने कहा कि श्री अखिलेश यादव जी के राजनीतिक अपरिपक्वता का इससे बड़ा कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। जैसे राजनीति में कोई कुछ भी ABCD ना जानता हो, काखा गाघा ना जानता हो, उस प्रकार का कार्य श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी ने किया है। वह जानते हैं कि किसी भी कीमत पर वो सर के बल खड़े हो जाएं, तब भी सपा के किसी प्रत्याशी को मतलब इस चुनाव में कहीं दूर दूर तक टिकेंगे नहीं। इसके बाद भी उन्होंने प्रत्याशी उतारा है। कह रहे हैं कि हमने अति पिछड़ा उतारा है, हमने दलित उतारा है। अखिलेश यादव की कोशिश थी कि इस विधान परिषद चुनाव में भाजपा के भीतर सेंधमारी की जाए। इसके लिए सपा प्रत्याशियों ने भाजपा के उन बड़े नेताओं को चिट्ठी भी लिखी थी जो दलित या पिछड़े वर्ग से आते हैं। हालांकि सपा की ये कोशिश नाकाम हुई। उल्टा सपा के सहयोगी रहे OP राजभर की सुभाषपा ने भी भाजपा प्रत्याशियों को वोट कर दिया। इसकी पुष्टि तब हुई जब राजभर वोट डालने के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ बाहर निकले। दोनों ने विक्ट्री साइन दिखाया। उसके बाद OP राजभर ब्रजेश पाठक की गाड़ी में ही बैठकर चले गए। भारतीय जनता पार्टी परिवार पूरी तरह से एकजुट है, सशक्त है और मित्र मंडली लंबी है। ये राजनीतिक बेशर्मी राजनीतिक थेथराई है।
समाजवादी पार्टी को क्रॉस वोटिंग की उम्मीद है, क्या बीजेपी भी उम्मीद करेगी? देखिए भैया, देखो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने व्यवस्था दिया है कि गुप्त मतदान, अब उसको आप लोग खुद समझदार हैं। हाँ, 5 विधायकों ने वोट दिए, एक वाले की तैयारी में है जेल में वोट डलवाने के लिए। विधान परिषद चुनाव में एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 202 वोट की जरूरत थी, लेकिन भाजपा के प्रत्याशियों को इससे कहीं ज्यादा वोट मिले। सिर्फ सुभाषपा ही नहीं, राजा भैया की पार्टी के दोनों विधायकों ने भी भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान किया। बहुमत तो है ही, सरकार चल रही है तो बहुमत है, इसमें कोई प्रश्न तो है नहीं, इसमें कोई सवालिया निशान भी नहीं है। परिषद का उपचुनाव आप भी जानते हैं कि सारे विधायक मतदान करते हैं एक व्यक्ति को, यानी कि 2। और आइए अब आपको दिखाते हैं विधान परिषद की 2 सीटों पर हुए चुनाव में किसको कितने वोट मिले। पहली सीट की बात करते हैं। यहां भाजपा के पद्म सिंह चौधरी और सपा के रामकरण निर्मल आमने सामने थे। भाजपा के पद्म सिंह चौधरी को 279 वोट मिले, जबकि सपा के रामकरण निर्मल को 116 वोट मिले। कुल वोट पड़े 396। इस सीट पर 1 वोट अवैध घोषित हुआ। यहां मजेदार बात यह है कि सपा और उसके सहयोगियों के विधायकों की संख्या 115 ही है, जबकि सपा प्रत्याशी को 116 वोट मिले हैं। क्योंकि सपा के अभी 109 विधायक हैं, जिसमें 2 जेल में हैं और 1 विधायक मनोज पारस ने वोट नहीं किया। ऐसे में वोट देने वाले सपा विधायकों की संख्या 106 हो जाती है, जिसमें रालोद के 9 विधायक को जोड़ दें तो यह संख्या 115 हो जाती है। अब सवाल यह है कि सपा प्रत्याशी को 1 ज्यादा वोट कहां से मिला है। इसी तरह दूसरी सीट की बात करें। यहां भाजपा के मानवेंद्र सिंह और सपा के राम जतन राजभर आमने सामने थे। भाजपा के मानवेंद्र सिंह को 280 वोट मिले, जबकि सपा के राम जतन राजभर को 115 वोट मिले। कुल वोट पड़े 396। इस सीट पर भी 1 वोट अवैध घोषित हुआ। यहां सपा प्रत्याशी को उतने ही वोट मिले जिसकी सपा को उम्मीद थी। तो यह विधान परिषद में समाजवादी पार्टी को झटका लगा। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को भले ही झटका लगा हो, लेकिन अखिलेश यादव इस निराशा का असर 2024 के चुनाव पर नहीं पड़ने देना चाहते। आज अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर में बड़ी बैठक की। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में इस बात पर लंबी चर्चा हुई कि लोकसभा चुनाव में ऐसा क्या किया जाए कि भाजपा को चुनौती दी जा सके। इस बैठक में रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद थे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर एक बार फिर पार्टी विधायकों और नेताओं का जमावड़ा लगा। इस बैठक में जिला अध्यक्ष से लेकर महानगर अध्यक्ष तक शामिल हुए। मुद्दा यह था कि लोकसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए। करीब 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में अखिलेश यादव के अलावा रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव भी मौजूद थे। इस बैठक में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि बूथ स्तर तक पार्टी मजबूत कैसे होगी। अब खबर है कि 20 जून तक नई कमेटियों का गठन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी बूथ, सेक्टर और जोन स्तर पर कमेटियां तैयार करेगी। इसके बाद इन कमेटियों का सत्यापन किया जाएगा। कमेटियों के गठन में जातीय समीकरण का खास तौर से ख्याल रखा जाएगा। मतलब जहां जिस जाति के लोग ज्यादा होंगे वहां उसी जाति के लोगों को तवज्जो दी जाएगी। जिन्हें पूरे प्रदेश के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की बैठक बुलाई थी। लगभग 2.5 से 3 घंटे बैठक चली। बैठक में नगर निगम के चुनाव को लेकर समीक्षा भी हुई और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं। पूरे प्रदेश के संगठन को निर्देशित किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। बूथ कमेटियां बनाकर जिलेवार गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जा कर के समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। यानी अखिलेश का अब पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर है। गठबंधन की तस्वीर भले साफ न हुई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। पूरे प्रदेश के संगठन को निर्देश दिया गया है कि वो बूथ कमेटियां बनाकर जिलेवार और गांव-गांव तक लोगों को जोड़ने का काम करे। संगठन को मजबूत करने के 2 महीने बाद आंदोलन शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। तो बैठा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दे दिया कि हमें बूथ पर काम करना है और हम लोग बूथ पर जाकर सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, हमारे जो पूर्व प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं उनको लेकर तालमेल करके हम लोग को लोकसभा चुनाव लड़ना है। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्देश है समाजवादी पार्टी का 2024 में चुनाव लड़ने का, लोकसभा में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीतने के लिए आज यहाँ पर हम लोगों को जो है सुझाव दिया गया। अब मूल रूप से हमारी लड़ाई हम लोग बूथों पर, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बूथ कमेटियाँ बना करके वहाँ पर अपने दल को मजबूत करने का काम करें। समाजवादी पार्टी का सबसे ज्यादा जोर लोहियावादियों और अंबेडकरवादियों को एक मंच पर लाने का है।
यानी दलित और पिछड़े वोटरों को एकजुट करना। इसके और अब आपको बता दें कि 2.5 घंटे तक चली सपा की इस बैठक में क्या निष्कर्ष निकाला गया है। 24 की लड़ाई का ब्लूप्रिंट समाजवादी पार्टी तैयार करने में जुटी है। यूपी की सभी 80 सीटों पर पैर जमाने की कोशिश, हाथ से निकल चुके परंपरागत सीटों पर मजबूत करने का लक्ष्य। रामपुर, आजमगढ़, बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज के लिए खास प्लान तैयार किया गया है। हर बूथ पर मजबूती से काम करने की तैयारी है। गांव-गांव जाकर मतदाताओं से संवाद किया जाएगा, ये भी प्लानिंग है। सोशल इंजीनियरिंग पर सबसे ज्यादा फोकस। दलित पिछड़ा वर्ग वोट के लिए सबसे बड़ी रणनीति बनाने में जुटी है और मुस्लिम वोट पर भी अखिलेश यादव का जोर है। महिला मतदाताओं को पार्टी के साथ जोड़ने की कोशिश है। दूर होते वोट बैंक को फिर से साथ में लाने की कवायद है। ये इस बैठक में ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। बात करते हैं समाजवादी पार्टी के उस फैसले की जिसने कई लोगों को चौंका दिया। दरअसल यूपी की सियासत में एक सवाल बार बार उठता रहा कि भाजपा की हिंदुत्व वाली रणनीति के मुकाबले सपा की योजना क्या हो, और इस सवाल के जवाब में सपा ने जो रणनीति सामने रखी है वो भाजपा की टेंशन बढ़ा सकती है। दरअसल सपा 2024 के लिए अपने सियासी अभियान की शुरुआत नैमिषारण्य से करने जा रही है, जो कि हिंदुओं का बड़ा तीर्थ स्थल है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करके की जाए। राजधानी लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर नैमिष धाम समाजवादी सियासत की धुरी बनने वाला है। समाजवादी पार्टी 2024 के लिए सियासी अभियान की तैयारी नैमिषारण्य से करने जा रही है। सपा 9 और 10 जून को नैमिषारण्य में 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित करेगी। प्रशिक्षण शिविर में अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल यादव समेत पार्टी के कई शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि नैमिषारण्य में सपा के 2 दिवसीय शिविर की शुरुआत हवन पूजन के साथ होगी। अखिलेश यादव समेत सपा के बड़े नेता वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन पूजन करेंगे। पूरे जनपद के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने हेतु माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोगों ने अनुरोध किया था, उन्होंने समय दिया है और नैमिष की तपोभूमि से ये 2024 का आगाज होने जा रहा है और हमको उम्मीद है कि इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को सीतापुर में सफाया करने का काम करेंगे। माना जा रहा है कि सपा ने 2024 के सियासी अभियान की शुरुआत के लिए नैमिष का चुनाव इसलिए किया है ताकि अयोध्या के आसरे हिंदुत्व की राह पर बढ़ रही भाजपा को जवाब दिया जा सके। एक वजह यह भी है कि सनातन मान्यता में नैमिषारण्य की महत्ता कहीं ज्यादा है। लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि लोहियावादियों के साथ में अम्बेडकरवादियों को भी एक मंच पर लाकर खड़ा किया जाए, तो उस लिहाज से भी ये कार्यक्रम काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रशिक्षण के दौरान कार्यक्रम में आने वाले कार्यकर्ताओं को डॉक्टर लोहिया के साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों के बारे में भी बताया जाएगा और तैयारी होगी 2024 के लोकसभा चुनाव की। बताया जा रहा है कि नैमिष धाम में प्रशिक्षण शिविर के जरिए सपा की कोशिश सिर्फ हिंदू वोट बैंक पर नए सिरे से दावेदारी तक सीमित नहीं है, इससे कहीं आगे लोहियावादी और अम्बेडकरवादियों को साथ लाने की है। इसके पीछे बड़ा कारण ये भी है कि पिछले चुनाव में सपा को करीब 38% वोट मिले थे और उसे यकीन है कि अगर लोहियावादी और अम्बेडकरवादी यानी कि ओबीसी और दलित मतदाता सपा के पक्ष में एक साथ आते हैं तो 2024 में नतीजों को बदला जा सकता है। ये कार्यक्रम जो है केवल जो हमारे नौजवान हैं, जो बूथ के वर्कर हैं, उनको ट्रेनिंग के हिसाब से दिया जाएगा, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। सपा के प्रशिक्षण शिविर में 3000 बूथ कमेटियों के सदस्यों को मिलाकर करीब 5000 नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे, यानी कि सपा सॉफ्ट हिंदुत्व के संदेश के साथ बूथ स्तर तक भाजपा को टक्कर देने की रणनीति पर आगे बढ़ती दिख रही है। इस पर भाजपा ने चुभने वाला तंज किया है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दावा किया है कि सपा कहीं से भी सियासी अभियान की शुरुआत करे, 2024 में उसकी हार तय है। राजनीति में निरंतर बचकाने उनके आचरण हैं। वो कभी राम भक्तों पर गोली चलाने का समर्थन करेंगे तो कभी नैमिषारण्य में जाकर के कार्य समिति शुरू। उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की उनकी पार्टी है, वो कहीं भी कर सकते हैं, हमको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मेरा मानना है कि समाजवादी पार्टी का मतलब जो चरम सीमा थी, यह 2022 का विधानसभा चुनाव था।
अब सपा की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली रणनीति वोट बैंक के मोर्चे पर कितनी कामयाब होगी अभी तो ये कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि आने वाले वक्त में वोट बैंक के भक्ति मार्ग पर सियासी घेराबंदी और तेज होने वाली है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 2024 के सियासी अभियान की शुरुआत के लिए सपा ने नैमिषारण्य का चुनाव क्यों किया, इसके पीछे की वजह मैं आपको बता दूं। साइकिल का भक्ति पथ भी से कहा जा रहा है। नैमिषारण्य से लोकसभा चुनाव का आगाज करने की तैयारी है। नैमिषारण्य हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। लखनऊ से करीब 80 किलोमीटर दूर सीतापुर में गोमती नदी के नजदीक है। मान्यता है कि यहां से महर्षि वेद व्यास ने महाभारत लिखी थी। मान्यता है कि यहां भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ पूरा किया। पहली बार यहीं पर सत्यनारायण भगवान की कथा हुई थी। इस धाम का वर्णन पुराणों में भी नजर आता है। यहां की यात्रा के बिना चारधाम यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब अखिलेश यहीं से सियासी महाभारत का आगाज करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी के मतदाताओं को हिंदुत्व वाला संदेश देने की कोशिश है। यहीं पर समाजवादी पार्टी का शिविर भी आयोजित होगा। शिविर में अखिलेश यादव, शिवपाल यादव समेत तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर में चुनाव जीतने का तरीका सिखाया जाएगा। प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से पहले अखिलेश यादव हवन और पूजन करेंगे। सपा के प्रशिक्षण शिविर में 5000 नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर में 3000 बूथ कमेटी सदस्य भी मौजूद रहेंगे। 9 जून को अखिलेश यादव ललिता देवी मंदिर भी जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी योजना समाजवादी पार्टी। निकाय चुनाव के बाद हर दल की दिशा 2024 की ओर है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा ने उपलब्धियों और योजनाओं की बिसात पर नई घेरेबंदी की कवायद तेज कर दी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के 9 साल की उपलब्धियों और विकास योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा। सीएम योगी ने दावा किया कि मोदी सरकार में देश तेजी से विकास कर रहा है। इस दौरान सीएम योगी ने बार बार 2014 से पहले देश की स्थिति का जिक्र किया, जिस पर सियासी हलचल बढ़ गई। आजादी के बाद 70 वर्षों में देश के अंदर बन पाए थे केवल 74 एयरपोर्ट। मात्र 9 वर्ष के अंदर ही 74 नए एयरपोर्ट भारत ने नए दे दिए। इसलिए 9 वर्ष के अंदर भारत सरकार की एक एक योजना, हर एक काम देश के नाम। विकास का संदेश है, निशाने पर कांग्रेस है और राष्ट्रवाद की धुरी पर नई जंग का संकेत है। मौका केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विकास योजनाओं और उपलब्धियों के बखान का था। दूसरे लफ्जों में कहें तो बीते 9 सालों में विकास के मोर्चे पर मोदी सरकार की रफ्तार कितनी तेज रही, गरीब और पिछड़े परिवारों की स्थिति में कितना सुधार हुआ, इन तमाम बिंदुओं पर रिपोर्ट कार्ड पेश करने का था। लेकिन सीएम योगी ने बोलना शुरू किया तो मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों की तुलना में 2014 से पहले की सरकारों को ला खड़ा किया। कोई सोचता था आजादी के बाद 70 वर्षों में मात्र 6 एम्स बने, आज 22 से अधिक एम्स का निर्माण भारत के अंदर हो चुका है। मेडिकल कॉलेजेज, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ पूरा देश जा रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, आईआईटी, आईआईएम उन सभी क्षेत्रों में बढ़ाए गए जिनके लिए कोई कल्पना नहीं करता था। मतलब सीएम योगी ने भले ही किसी दल या फिर सरकार का जिक्र नहीं किया, लेकिन 2014 से पहले देश में विकास की रफ्तार का जिक्र कर सवालों की दिशा केंद्र की सत्ता में सबसे ज्यादा वक्त तक रही कांग्रेस की ओर जरूर मोड़ दी। साथ ही इस बात का भी संकेत दे दिया कि 2024 के महामुकाबले में भाजपा की रणनीति विकास योजनाओं के आसरे गांव और गरीब को साधने की है। एक एक योजना कैसे स्वावलंबन का आधार बनती है। खासतौर पर पीएम आवास योजना को अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर इन 9 वर्षों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मित्रों 54 लाख गरीबों को एक एक आवास योजना का लाभ प्राप्त हुआ है। 54 लाख। पूरे देश के अंदर 3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास अपने सिर ढकने के लिए आवास नहीं थे और उनमें 54 लाख गरीबों को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर इस सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। बात आतंकवाद के मोर्चे पर मोदी सरकार के एक्शन की हो या फिर वैश्विक मोर्चे पर देश के सम्मान की, इस मौके पर सीएम योगी उस तस्वीर का जिक्र करना भी नहीं भूले जो कि पीएम मोदी के पापुआ न्यू गिनी के दौरे के वक्त सामने आई थी।
इस तस्वीर में पापुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति पीएम मोदी के पैर छूते दिख रहे हैं। पापुआ न्यू गिनी में माननीय प्रधानमंत्री जी जब वहां गए तो वहां के प्रधानमंत्री द्वारा वहां के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पैर छू करके उनका अभिनंदन किया। 30 मई से भाजपा बड़े स्तर पर महासंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के जरिए भाजपा जनता के सामने सरकार की उपलब्धियां गिनाएगी। अब देखिए पिछले 9 साल मोदी सरकार ने क्या बड़े फैसले लिए हैं जिसकी चर्चा आने वाले कई सालों तक होगी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2014 की अगर बात करें, 2015 में पीएम आवास योजना को आगे बढ़ाया, 2016 में नोटबंदी, 2017 में जीएसटी लागू किया, 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत, 2019 में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया, 2020 में राम मंदिर और नई संसद का शिलान्यास, 2021 में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत, 2022 5G सेवाओं की शुरुआत। तो ये तमाम बड़े फैसले 9 साल के 9 बड़े काम सरकार ने किए, जिनका जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र किया कि किस तरह से केंद्र सरकार ने मजबूत तरीके से आम जनता के लिए काम किया। मौजूदा वक्त में अगर प्रचार और प्रसार की बात की जाए तो सोशल मीडिया की ताकत से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सूचना के इसी हथियार को भाजपा ने 2024 की रणनीति से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। आज लखनऊ में भाजपा से जुड़े प्रदेश भर के 600 मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने बैठक की। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को सोशल योद्धा का नाम दिया और साथ ही 2024 में जीत का मंत्र दिया। लखनऊ में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ बैठक की ये तस्वीर बताने को काफी है कि भाजपा की नजर कहां है। 2024 के वोट पथ पर महाविजय का रास्ता तलाश भाजपा ने अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लखनऊ में प्रदेश भर के 600 से ज्यादा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए सीएम योगी ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो ये बताने को काफी है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया की भूमिका कितनी अहम साबित होने वाली है। सियासत के सोशल मीडिया संग्राम में भाजपा की तैयारी किस स्तर पर है? उनको जो भी देखना है, न्यूज़पेपर देखना हो या फिर कोई चैनल देखना हो या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर ही उनको बहुत कुछ मटेरियल न्यूज के मिल जाते हैं। यानी स्मार्टफोन यहां आज एक बेहतरीन माध्यम हो चुका है समाचार के आदान प्रदान का भी। मतलब भाजपा बेहतर तरीके से समझ रही है कि आने वाले चुनाव में लड़ाई सिर्फ जमीनी स्तर पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लड़नी होगी और दूसरा सोशल मीडिया के जरिए आसानी से अपनी बात को हर एक मतदाता तक पहुंचाया जा सकता है। जितना युद्ध, जितना चुनाव बूथ पर लड़ना पड़ता है उससे बहुत अधिक लड़ाई मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लड़ना पड़ता है। कहते हैं कि हमको एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ट्वीट करने के लिए 2-2 रुपए की कीमत अदा किया जाता है। आप लोग जानते होंगे, ज्यादा जानते होंगे। तो हमारे युवाओं को गुमराह कैसे करते हैं, उनका दुरुपयोग कैसे करते हैं। उनके पास इस प्रकार की आर्थिक ताकत हो सकती है लेकिन देशभक्ति की ताकत केवल मेरे साइबर योद्धा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। हालांकि ये पहली बार नहीं जब भाजपा ने सोशल मीडिया को इतनी अहमियत दी है। 2014 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक के हर चुनाव में भाजपा ने सोशल मीडिया पर सियासी युद्ध की बड़े स्तर पर तैयारी की है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार भाजपा ने सोशल संग्राम की तैयारी काफी पहले शुरू कर दी है। आप सबकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के पेज पर लगभग 16 मिलियन फॉलोवर्स हैं और हमारे उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पेज पर लगभग 5.5 मिलियन हमारे फॉलोवर्स हैं। बात करते हैं पश्चिमी यूपी के उस मुद्दे की जिस पर आज जबरदस्त तूफान खड़ा हुआ। वैसे तो सम्राट मिहिर भोज गुर्जर समाज के गौरव का विषय हैं, लेकिन उनके गौरवगान के लिए जो यात्रा निकाली गई उससे टकराव की स्थिति बन गई। यात्रा के लिए प्रशासन ने इजाजत देने से इनकार कर दिया था। बावजूद इसके यात्रा निकाली गई। उधर सियासत भी सुलग उठी। मेरठ के सरधरल से विधायक अतुल प्रधान भी गुर्जर यात्रा में शामिल होने जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रोक लिया, जिस पर अतुल प्रधान वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए। काफी देर तक
सड़क पर अतुल प्रधान और पुलिस अधिकारियों के बीच बहस होती रही, जिसके बाद पुलिस ने अतुल प्रधान को हिरासत में लेकर मेरठ भेज दिया। ये है कि सीओ साहब जो है अपने आप को डीजीपी समझ रहे हैं और इन्होंने, मैं अकेला था, अकेला मैं चलता हुआ आ रहा था, अकेला। गोली मारने वाले हालात थे इनके। सहारनपुर में गुर्जर यात्रा को लेकर सुलगी सियासत की आग मुजफ्फरनगर के रास्ते बागपत तक आ पहुंची है। दरअसल सहारनपुर में गुर्जर यात्रा को लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। सहारनपुर की सड़कों पर जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, वो सीधे सीधे कानून व्यवस्था के लिए चुनौती का सबब बन गई है। इस बीच मेरठ की सरधना सीट से विधायक अतुल प्रधान का काफिला बागपत के रास्ते सहारनपुर के लिए निकला तो नया संग्राम शुरू हो गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।